नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम बात करेंगे अपने कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पाठ 11वें पाठ विद्रोह और राज के बारे में। आज हम इस वीडियो के दूसरे संस्करण में हैं। इससे पहले हमने कुछ बातें कर ली थी। आज हम जो आपका इस पाठ का पहला खंड है, विद्रोह का ढर्रा, आज हम उसके दूसरे उपशीर्षक पर हैं और वो उपशीर्षक है संचार के माध्यम। यानी जब विद्रोही विद्रोह कर रहे थे तो उनके बीच आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान, आपस की बातचीत, योजना, ये सब कैसे बन रही थी, इसको जानना भी अत्यंत रुचिकर है। आप जानते ही हैं कि जो अलग अलग स्थानों पर विद्रोह हो रहे थे उन सब का ढर्रा एक सा ही था। एक ही तरह से शुरू होते थे, एक ही तरह से आगे बढ़ते थे। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी विद्रोह के पीछे कोई एक योजना बनाई गई थी और विद्रोहियों के बीच में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन था। आपस में बातचीत हो रही थी और मिल बैठकर वो कोई फैसला करते थे, कोई योजना बनाते थे और उसके अनुसार ही वो विद्रोह करते थे। विभिन्न छावनियों के जो सिपाही थे उनके बीच अच्छा संचार बना हुआ था, आपस में संदेश अच्छी तरीके से आ जा रहे थे। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है जब हम बात करते हैं 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी के बारे में। इस कैवलरी ने शुरुआत में ही, मई की शुरुआत में ही नए कारतूसों के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने एक दूसरी जो 48वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसको एक पत्र लिखा और कहा कि हमने अपनी धर्म की रक्षा के लिए कारतूसों का प्रयोग ना करने का निर्णय किया है और अब हम 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस पत्र से पता चलता है कि सिपाहियों के बीच में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था। एक दूसरे से मिल बैठ कर ही वो आपस में फैसले करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों तरफ बगावत के मंसूबे गढ़े जा रहे थे और सब एक दूसरे से अपनी बातचीत भी कर रहे थे और उसी के अनुसार मिल बैठकर जो आपस में फैसला करते थे उसी के अनुसार वो अपने विद्रोह की गतिविधियों को चला रहे थे। सिपाही और उनके संदेशवाहक जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे और संदेश पहुंचा रहे थे। इसका एक उदाहरण हमें जो सीतापुर का देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर थे फ्रांसवा सिस्टिन, उनके उदाहरण से ऐसा हमें पता दिखाई देता है। एक बार फ्रांसवा सिस्टिन औपचारिकतावश, शिष्टाचारवश सहारनपुर के मजिस्ट्रेट से मिलने गए। वो भारतीय कपड़ों में थे और वो वहाँ बाहर कचहरी में बैठे तो एक मुस्लिम तहसीलदार भी आया वहाँ पर और उसने उन्हें भारतीय कपड़ों में बैठा देखकर पूछा कि क्या खबर है अवध की, कैसा काम चल रहा है। तो सिस्टर ने कहा कि अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे आली को पता चल ही जाएगा। इस पर तहसीलदार ने क्या कहा? इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। और बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता है। तो इसका मतलब सरकारी काम से जब सरकारी कर्मचारी, भारतीय सरकारी कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, तो वहाँ पर भी विद्रोह के बारे में बातें हो रही थी, सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रही थी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये सब एक सुनियोजित विद्रोह था, पूरी योजना बनाकर किया गया विद्रोह था, तो सवाल ये है कि विद्रोह की योजनाएं कैसे बनाई जाती थी और इन योजनाओं के योजनाकार कौन थे। इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर हमें, जो हमारे पास मौजूदा दस्तावेज हैं उनके आधार पर हमें कोई सीधा उत्तर तो नहीं मिल पाता है। लेकिन एक घटना जरूर हुई है जिसको
आधार पर हम पता लगा सकते हैं, हम अपना निर्णय ले सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि योजनाएं कैसे बनती थी और कौन लोग उन्हें बनाते थे। ये घटना है जो अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयरसे की। कैप्टन हेयरसे की सुरक्षा का जिम्मा अवध मिलिट्री पुलिस के भारतीय सिपाहियों के हाथ में था, और जहां पर कैप्टन हेयरसे की तैनाती थी वहीं पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी जो भारतीय पलटन थी वो भी तैनात थी। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अवध मिलिट्री पुलिस से कहा कि भाई देखो, हमने तो अपने जो इन्फेंट्री, अपना जो टुकड़ी है उसके सारे अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी है। अब आपको भी अपने जो कैप्टन है, कैप्टन हेयरसे, या तो इनको मार देना चाहिए और नहीं तो गिरफ्तार करके आपको इन्हें हमारे हवाले कर देना चाहिए। लेकिन अवध मिलिट्री पुलिस इस बात के लिए तैयार नहीं थी। दोनों रेजिमेंट्स के बीच में तनाव हो गया, टकराव हो गया, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे। तो फिर ये फैसला हुआ कि हर रेजिमेंट के देशी अफसरों की एक मीटिंग, एक पंचायत कानपुर की जो सैनिक लाइन है जहाँ पर सैनिक रहते हैं वहाँ पर बुलाई जाएगी, और वहाँ मिल बैठकर जो भी फैसला होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे इन जो सैनिक थे वो सैनिक लाइनों में रात में ऐसी पंचायतें, ऐसी बैठकें करते थे, और उनके बीच में ऐसी बैठकें होना, आपस में मिल बैठ के फैसला लेना बहुत स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो एक ही जैसी उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, वो एक जैसी सैनिक लाइनों में रहते थे, एक ही तरह का उनका जीवन स्तर था, एक ही जाति के वो लोग थे, और उनकी सभी जीवन शैली भी बिल्कुल एक जैसी थी। तो इसलिए वो आपस में मिल बैठकर भाई बिरादरी पंचायत के तौर पे बैठते थे और मिल बैठकर वो फैसला लेते थे। वो कानपुर की जो सैनिक लाइनें थी और अन्य सैनिक लाइनें थी वहाँ इकट्ठा होकर अपने भविष्य के बारे में फैसला लेते रहे होंगे। और इसीलिए जो एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं चार्ल्स बॉल, उन्होंने कहा है कि ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद थे। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि कोई पीछे से योजनाकार नहीं थे, कोई अलग से लोग नहीं थे जो योजनाएं बनाकर इन सिपाहियों को भड़का रहे थे। सिपाही अपने लेवल पर ही आपस में मिल बैठकर फैसला ले रहे थे अपनी पंचायतों में, और उसी के अनुसार विद्रोह करते थे, उसी योजनाओं के अनुसार वो आगे बढ़ते थे। तो ये बातें हमने इस बारे में पता चलती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसे हम कहते हैं संचार के माध्यम। अब जो अगला हमारा विषय है विद्रोह के ढर्रे में, जो अगला उप विषय है वो है नेता और अनुयायी। आप सब जानते ही हैं कि कोई भी विद्रोह हो, कोई भी काम हो, तो उसके लिए कोई ना कोई लीडर तो चाहिए ही, बिना लीडर के तो कोई काम होगा नहीं। तो हम अब 1857 के जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में समझने जा रहे हैं। 1857 के जो प्रमुख नेता हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो हैं जो पुराने राजा महाराजा, नवाब, जमींदार वगैरह जो लोग थे, बड़े शासक लोग जो थे वो। दूसरे थे धार्मिक नेता, और तीसरे थे आम व्यक्ति जैसे किसान, जमींदार, आदिवासी। ये तो सबसे पहले हम राजा महाराजा नवाब इनकी बात करते हैं। राजा महाराजा नवाब क्यों चिड़े हुए थे ब्रिटिश शासन से? क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियां उनके खिलाफ थी। लेकिन और इसलिए इसलिए जब हम देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीधे सीधे अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन आम जनता और सैनिक अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो अब उन्हें नेता चाहिए था।
तो ये विद्रोही सैनिक और जनता अपने पुराने शासकों के पास ही पहुंची कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करें और हमारा इस विद्रोह का नेतृत्व करें। तो इनमें से किसी भी शासक ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से आगे बढ़कर विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया था। वो तो सैनिकों और जनता ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो विद्रोह का नेतृत्व करें। जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि जो मेरठ से आने वाले विद्रोही सैनिक जब लाल किले में जबरदस्ती घुस गए और शाही शिष्टाचार का पालन ना करके बहादुर शाह जफर को उन्होंने मजबूर किया, तब जाके बहादुर शाह जफर ने उनका नेता बनने, विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने का फैसला किया। ऐसा ही अन्य जगहों पर भी हुआ। कानपुर की जनता ने भी नाना साहेब, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोदलीय पुत्र थे, तो उनको कानपुर की जनता ने मजबूर किया कि वो विद्रोह का नेतृत्व संभालें कानपुर में। इसी तरह से झांसी की जनता ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मजबूर किया कि वो विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करें और विद्रोह करें। ऐसा ही बिहार के आरा में हुआ, जहां के जमींदार कुंवर सिंह थे, तो उनको भी जनता ने मजबूर किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हों। और फिर जब हम बात करते हैं लखनऊ की, तो जहां से नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने जबरदस्ती पद से उतार के कलकत्ता भेज दिया था, तो जब वहां पर विद्रोह किया सैनिकों ने, आम जनता ने, तो उन्होंने वाजिद अली शाह के जो पुत्र था ब्रिजेश कद्र, उसे अपना नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया। तो इन सब बातों से यह पता चलता है कि कोई भी नेता महान नहीं होता है, असली शक्ति जनता के हाथों में होती है और परिस्थितियां ऐसी पैदा होती है कि किसी व्यक्ति को नेता बना दिया जाता है और वो फिर उस वैक्यूम को भरता है और उसके हिसाब से काम करता है। तो इस प्रकार से जो हिस्ट्री लिखी जाती है, इसे कहते हैं हम सबाल्टर्न हिस्ट्री। सबाल्टर्न हिस्ट्री वाले यही मानते हैं कि कोई नेता महान नहीं होता है, बल्कि जनता महान होती है। तो उसी हिसाब से आपकी ये एनसीईआरटी किताब में इसका वर्णन है। तो ये तो थे वो राजा महाराजाओं की बात कि वो नेता बने। अब दूसरे प्रकार के जो नेता थे वो थे धार्मिक नेता। जो धार्मिक नेता जैसे मुल्ला मौलवी वगैरह, इन्होंने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इनमें एक प्रमुख व्यक्ति हैं मौलवी अहमद उल्ला शाह, जिन्हें डंका शाह भी कहते थे। डंका शाह इसलिए कहते थे क्योंकि उनकी पालकी के आगे आगे ढोल बजते हुए जाते थे, पीछे पीछे उनके समर्थकों का हुजूम रहता था, इसलिए उन्हें डंका शाह कहते थे। वो हैदराबाद से पढ़े लिखे थे और उन्होंने जगह जगह पर जाकर जनता को भड़काया अंग्रेजों के खिलाफ और विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। वो 1856 में लखनऊ पहुँचे, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने उनको प्रचार करने से रोक दिया। फिर उन्हें पकड़ के फैजाबाद की जेल में डाल दिया। फिर जब विद्रोह शुरू हो गया तो भारतीय सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता बना लिया और चिन्हट की विख्यात लड़ाई में उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। और इसी चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस की का जो नेतृत्व वाली जो अंग्रेजी सेना थी, उसको मुंह की खानी पड़ी। तो हम देखते हैं कि ये दूसरी प्रकार के नेता थे, धार्मिक नेता। ऐसे ही हम देखते हैं कि मेरठ के से हमें कुछ खबरें ऐसी मिलती हैं कि वहाँ पर एक हाथी पर चढ़कर घूमने वाले फ़कीर से सिपाही रोज मिलने जाते थे। और ऐसे ही बहुत सारे स्वयंभू पैगंबर प्रचारक पैदा हो गए थे जो अंग्रेजी राज को नेस्तनाबूद करने की अलख जगाया करते थे। तो ये दूसरे प्रकार के नेता थे। तीसरे प्रकार के नेता थे किसान, जमींदार और आदिवासी लोग। ऐसे ही एक जमींदार हैं बागपत के, जिनका बड़ौद परगने के, जिनका नाम है शाहमल। तो वो जाट किसान थे, उनका अपनी बिरादरी में काफ़ी सम्मान था, काफ़ी उनके संपर्क थे और उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और 1857 के दौरान उन्होंने भी अंग्रेज़ों और अंग्रेजी शासन के खिलाफ काफ़ी विद्रोह करके उन्हें परेशान किया। ऐसे ही अब हम एक आदिवासी नायक की बात करें। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूम में जो कोल आदिवासियों का नेतृत्व वहीं के एक आदिवासी काश्तकार
गौनू ने किया था और उसके नेतृत्व में कोल आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो आपने देखा कि 1857 के विद्रोह के नेताओं को हम इन 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। आपकी जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 293 पर शाहमल और मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में विस्तार से लिखा है उसके बॉक्स में, तो आपको उसको भी विस्तार से पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं इस विद्रोह के ढर्रे के एक अगले उपखंड में, जिसका नाम है अफवाहें और भविष्यवाणियां। 1857 का विद्रोह क्यों फैला, क्यों हुआ, इसके बारे में बाद में अंग्रेजों ने पूरी जांच करवाई। तो उन्हें एक रिपोर्ट मिली जिसके अनुसार उस समय कुछ ऐसी अफवाहें और भविष्यवाणियां जनता के बीच में फैली हुई थी जिनकी वजह से लोग अंग्रेजों से नाराज थे और वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से सबसे जो ज़्यादा शक्तिशाली अफवाह थी वो थी कि जो अंग्रेजों ने अपने भारतीय सिपाहियों को नई एनफील्ड राइफल दी है, उसके जो कारतूस हैं उनके खोल पर गाय और सुअर की चर्बी चढ़ी हुई है, और जब मुंह से जब वो जो खोल है मुंह से काट कर उसमें से गोली निकाल कर बंदूक में भरी जाएगी तो मुंह से काटना पड़ेगा वो खोल। तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सिपाहियों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ये ऐसी अफवाह फैल गई सिपाहियों के बीच में। हेनरी हर्डिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और वो सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं के प्रयासों से ये नई राइफल, एनफील्ड राइफल, सिपाहियों को दी गई थी। तो ये अफवाह कैसे फैली, इसके बारे में जब जांच हुई तो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें उन्होंने बताया कि कलकत्ता के पास जो दमदम है वहाँ पर जो शस्त्रागार है, तो वहाँ पर एक नीची जाति वाले खलासी ने जनवरी 1857 में एक ब्राह्मण सिपाही से उसका लोटा मांगा कि मैं पानी पीऊँगा, अपना लोटा दे दो। तो उस समय जात पात बहुत चलती थी, तो वो जो ब्राह्मण सिपाही था वो नाराज हो गया कि तू मेरे लोटे से पानी पिएगा तो मेरा लोटा भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस पर उस खलासी ने हंसते हुए कहा कि आपका धर्म तो वैसे ही भ्रष्ट होने वाला है, अब कंपनी ऐसे कारतूस लाई है जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जब आप मुंह से काट के उसे खोलोगे तो आपका धर्म तो वैसे ही भ्रष्ट हो जाएगा। और ये सिपाही कौन था? ये वही है मंगल पांडे। तो ये अफवाह जब वहाँ से फैली तो भारत की हर एक छावनी में फैलती चली गई और सिपाहियों में इसके खिलाफ काफ़ी गुस्सा आया। अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत कोशिश की ये समझाने की भारतीय सिपाहियों को कि ये केवल कोरी अफवाह है, गप है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, इस पर विश्वास ना करो। लेकिन किसी भारतीय सिपाही ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी और उनको इस अफवाह में पूरा विश्वास था, जिसकी वजह से वो अंग्रेजों से बहुत नाराज हुए। ऐसी ही एक और अफवाह चल रही थी उन्हीं दिनों 1857 के शुरुआत में कि अंग्रेजों ने सभी भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है। जब लोग उस आटे को खाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इससे भी लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और बेचैनी फैल गई और वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसी प्रकार की एक भविष्यवाणी की चर्चा चल रही थी कि 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, तो अब 23 जून 1857 आने वाला है और अंग्रेजों का शासन केवल 100 ही वर्षों का है। तो अब वो इनके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो अब इनके खिलाफ विद्रोह कर दो और इनको मार के भगा दो। ये भी इस तरह की भी अफवाह चल रही थी। एक और जो अफवाह के कहें या उसको एक रहस्यात्मक गतिविधि कहें कि गांव-गांव में लोग घूम रहे थे। रात के समय एक व्यक्ति किसी गांव में आता था और उसको वहाँ के गांव के चौकीदार को एक रोटी देता था और उससे कहता था कि ऐसी ही 5 रोटियां और बना के अगले 5 गांव में भिजवा दो।
तो ये रोटियां बांटने का क्या अर्थ था, ये ना तो तब स्पष्ट था ना अभी तक स्पष्ट हो पाया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की घटनाओं से लोगों को भावी उथल पुथल का संकेत मिलने लगा था और कोई एक ऐसा खिचड़ी थी जो पक रही थी लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ। अब हम बात करेंगे इसके जो विद्रोह का ढर्रा जो आपका शीर्षक है उसके अंतिम उपशीर्षक की, और वो है कि लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। कोई अफवाह में जो बात कही जा रही है वो सच है या झूठ है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि लोग उस अफवाह में कितना विश्वास करते हैं। भले ही वो बिल्कुल झूठी बात है, लेकिन अगर लोगों को उस बात में विश्वास हो रहा है तो वो उससे उत्तेजित होकर कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो इतिहास की दिशा मोड़ दे, और जैसा कि 1857 में हुआ था, 1857 के सिपाही विद्रोह के समय में। तो सवाल यही है कि आखिर लोग क्यों विश्वास कर रहे थे इन अफवाहों में। ये अफवाहें और भविष्यवाणियां लोगों के भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बता रही थी। देखिए, अफवाहें तभी फैलती हैं जब उसमें लोगों के जहन में जो गहरे दबे डर और संदेह हैं उसकी अनुगूंज सुनाई दे। तो जब लोगों को यह बताया गया कि भाई अंग्रेज तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कारतूस में ऐसी चर्बी लगा रहे हैं गाय और सुअर की, या आटा में गाय और सुअर का जो है वो हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं, तो लोगों ने इन बातों पर झटपट विश्वास क्यों कर लिया। तो इसका कारण यह है कि 1820 के दशक से ही अंग्रेज कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिससे भारतीयों के मन में यह संदेह हो रहा था कि ये अंग्रेज जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम धर्म को ख़त्म करके सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, सबको पश्चिम की तरह का बनाना चाहते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक जो थे, विलियम बेंटिक, उनके नेतृत्व में 1820 के दशक से ही ब्रिटिश सरकार जो थी वो पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के ही कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलना शुरू कर दिए थे, जिसमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं यानी लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती थी। तो लोगों को लग रहा था कि ये अपनी सारी संस्कृति भारत पर थोपना चाहते हैं और भारतीयों को उनकी पुरानी प्राचीन संस्कृति से अलग करना चाहते हैं। इसके अलावा जो भारतीय रीति रिवाज थे, परंपराएं थीं, उनमें कुछ अमानवीय व्यवहार भी थे। तो अंग्रेजों ने उनको ठीक करने के लिए, हालांकि कुछ भारतीय जैसे राजा राम मोहन राय जैसे भारतीयों ने ही अंग्रेजों से इस बात के लिए आग्रह किया था, तो उन्होंने उन जो गलत प्रथाओं को दूर करने के लिए कुछ कानून बनाए। जैसे 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करने का कानून बनाया। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा से 1856 में हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने का कानून बनाया। ये कानून अपने आप में अच्छे थे, प्रोग्रेसिव थे, प्रगतिशील थे, लेकिन इससे लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि अंग्रेज हमारे धर्म, हमारी रीति रिवाजों, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब इस तरह की अफवाहें फैली कि भाई कारतूस में चर्बी लगा दी है या आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया है, तो लोगों ने इस पर सहज ही विश्वास कर लिया। इसके अलावा भी लोग उनसे परेशान थे, आतंकित थे, जो अंग्रेज थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जानबूझकर कई भारतीय राज्यों को हड़प लिया था बहाने बना के। जैसे अवध को हड़प लिया ये कहकर कि तुम ठीक से शासन नहीं चला रहे वाजिद अली शाह, तो इसलिए हम तुम्हारा राज्य ले रहे। कहीं पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग करके, यानी कि अगर किसी राजा का कोई अपना बेटा नहीं होता था और वो कोई गोद ले बेटा, तो उसके गोद लिए बेटे को नहीं मानते थे और उसके राज्य को हड़प लेते थे। इस तरह से विभिन्न बहानों के द्वारा
जब उन्होंने अवध, झांसी, सतारा जैसे भारतीय राज्यों को अपने राज्य में मिलाना शुरू किया तो लोगों में बहुत गुस्सा आ गया और वो उनकी हर कार्रवाई से आशंकित हो उठे। जैसे ही कोई रियासत, भारतीय रियासत को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे तो वहाँ की तो लोगों का पूरा जीवन ही बदल जाता था। कैसे? क्योंकि अब उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह बदल जाती थी, कानून बदल जाते थे, भूमि विवादों को निपटारा करने की तरीका बदल जाता था, भू राजस्व वसूली का तरीका बदल जाता था, यानी उनका तो पूरा जीवन ही बदल जाता था। इससे लोग बहुत ही दुखी और आशंकित हो जाते थे कि भाई हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट करने पे तुली है सरकार। लोगों को लगता था कि अब तक वो जिन चीज़ों की कद्र करते आए थे, जिनको पवित्र मानते आए थे, चाहे वो राजे रजवाड़े हों, चाहे सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों या भू स्वामित्व, लगान अदायगी की प्रणाली हो, जिन सबको वो अच्छा मानते आए थे, पवित्र मानते आए, जिनसे उनका इमोशनल अटैचमेंट था, उन सबको अंग्रेज सरकार एक झटके से ख़त्म कर देती थी और बिल्कुल एक नई व्यवस्था उन लोगों के ऊपर लागू कर देती थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी होती थी। तो जब ऐसी घटनाएं लगातार घटते लोग देख रहे थे तो उनको लगता था कि हाँ, ये जो अफवाहें हैं कि जो कारतूस में जो गाय और सूअर की चर्बी है या आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा है, तो ये बात भी सही है क्योंकि अंग्रेज हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे रीति रिवाज को बदल नहीं आए। और उसमें और भी ज़्यादा आग में घी का जो काम किया वो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने किया। ईसाई मिशनरियाँ पूरी तरह से भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाती थी, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ करती थी और सभी भारतीयों को ईसाई बनाने का काम कर रही थी। इस उनकी गतिविधियों से भी जो भारतीय लोग थे वो बुरी तरह डरे हुए थे, आशंकित थे। और जब ऐसी अफवाहें फैली कि भाई जो सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी उसमें मिला दी है, उसमें कारतूस में लगा दी है, या सूअर की हड्डियाँ, गाय की हड्डियों का चूरा आटे में मिला दिया है जिससे भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो जाए, तो भारतीयों ने एकदम से उन पर विश्वास कर लिया। क्योंकि अब तक की जो अंग्रेजों के कारनामे थे, अब तक की जो अंग्रेजों की गतिविधियां थी, जो भी वो काम कर रहे थे, उन सब से इन अफवाहों को पूरी तरह से बल मिल रहा था। तो इन्हीं अफवाहों से आशंकित होकर, परेशान होकर, उत्तेजित होकर भारतीय सिपाहियों और भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो आज हम यहीं तक इस पर चर्चा करेंगे। अब आपका पहला खंड विद्रोह का ढर्रा पूरा होता है। अगले खंड पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।